गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से दादाजी ने बताया कि हम घृणा को घृणा से नहीं मिटा सकते, है ना। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है या हमारे संग ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें भी उसके संग वैसा ही नहीं करना, बल्कि उसको उसकी बात को समझकर आराम से उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को। ओके, सो यहाँ पर आगे देखिए, पेज नंबर 50 पर भाषी। सो ये दादाजी के पोते हैं। बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भाभी, लड़ो मत, ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, ज़रा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है। फिर दादा हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र किए प्रवेश करता है। सो अब यहाँ पर परेश आ गया है और बच्चों को क्या कर रहे हैं वो एक टहनी लगा दी थी पेड़ की, वो उखाड़ दिया तो लड़ रहे हैं, तो करमचंद उन्हें रोक रहा है और यहाँ पर परेश आ गया। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। अब परेश, मैं लज्जित, इतना कहता है, वो रुक जाता है। ठीक है, दादा समझ जाते हैं। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादाजी के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल के थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। सो करमचंद के लिए बोल रहे कि करमचंद आया था वो रजाई के अब्रे और मलमल का थान। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश क्या कहता है, जी ठीक है। फिर दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। सो यहाँ पे इंदू की शादी की तैयारियां भी चलने लगी हैं बच्चों। सो दादा ने कहा कि अब नई बहू आ गई, सो से नए ज़माने की है, तो इंदू के लिए भी अच्छी चीज़ें यानी कि दहेज तैयार करने में सहायता करेगी। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। परेश, जी मैं इसलिए आया था। दादाजी, हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी क्या दिन हुए उससे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही, इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। सो परेश कहता है उसे कोई, सो यहाँ पर बच्चों परेश क्या कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथों बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। और उधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। दादा, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वो आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप यानी कि डिस्टर्बेंस, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। सो हस्तक्षेप आपकी बुक में लिखा है बच्चों, अनावश्यक दखल, किसी का उसकी बात में दखल देना उसको पसंद नहीं। ठीक है। वे समझती हैं वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। नेक्स्ट पेज।
पेज नंबर 52। सो दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छा पूर्वक यानी कि अपनी इच्छा से अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूँगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिनों में यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं। सो यहाँ पर वो अलग होने की बात कह रहे हैं दादा से, ठीक है, बाग में वाले मकान में जाने के लिए कह रहे हैं। दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूँ तो झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उसे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते। तो यहाँ दादा ने नो कर दिया। देखिए, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। खांसते हैं, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा हुक्के का एक कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती हैं और वह केवल ठूंठ सा रह जाता है। सो ये एक कल्पना कर रहे हैं दादाजी और उसको शब्दों में बयां भी कर रहे हैं। सो ये परिवार की कल्पना एक्चुअली बच्चों। सो फिर स्वर धीमा है, जैसे अपने आप से कह रहे हैं, और मैं सिहर उठता हूँ, मैं डर जाता हूँ। क्यों सिहर उठता हूँ? कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझसे अलग ना हो जाए, परिवार से अलग ना हो जाए, इसलिए डरते हैं। ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा। कोई इसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? ठीक है। सो बच्चों, ये नेक्स्ट पेज पर मैंने एक लाइन पढ़ी है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पेज नंबर 53। तुम जाओ बेटा, किसी भी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सो यहाँ पर दादाजी उसको आश्वासन देते हैं कि आप घबराओ मत, चिंता मत करो।